साल 1945 है। यह वह वर्ष है जब दुनिया ने एक नए युग में कदम रखा। दूसरा विश्व युद्ध, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, आखिरकार खत्म हो गया। इस युद्ध ने न केवल देशों की सीमाओं को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी। कोरिया के लिए 35 साल तक जापान के राज में रहने के बाद यह आजादी का वक्त था। एक ऐसा समय जब उन्होंने अपनी पहचान और संस्कृति को फिर से पाने की उम्मीद की। एक बार फिर आजादी की सांस लेने का मौका। सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोग अपने नए भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही उनके सपनों पर काले बादल छा गए। कभी एक रहा पेनिनसुला अब नए कोल्ड वॉर के बीच फंस गया। यह विभाजन कोरिया के लोगों के लिए एक नई चुनौती लेकर आया। अमेरिका और सोवियत संघ, जो युद्ध में जापान के खिलाफ एक साथ थे, अब वर्ल्ड स्टेज पर राइवल्स बन गए। उनके बीच की यह राइवलरी कोरिया के भविष्य को प्रभावित करने वाली थी। कोरिया को 38वें पैरेलल पर बांट दिया गया। नक्शे पर जल्दी से खींची गई एक लकीर। यह विभाजन एक अस्थायी समाधान के रूप में देखा गया था, लेकिन यह स्थायी हो गया। उत्तर सोवियत संघ के असर में आ गया और कम्युनिज्म अपना लिया। यहां के लोग एक नए राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में ढलने लगे। दक्षिण अमेरिका के सपोर्ट से डेमोक्रेटिक मॉडल अपनाया। यहां के लोग स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नए आदर्शों को अपनाने लगे। इस बंटवारे ने कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट के बीज बो दिए, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया, जिसने आने वाले कई दशकों तक कोरिया की किस्मत को शेप किया। कोरियाई युद्ध और उसके बाद के संघर्षों ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया। कोरिया के लोग, जो एकता और आत्मनिर्णय चाहते थे, अब एक आइडियोलॉजिकल खाई से अलग हो गए। यह विभाजन उनके दिलों और दिमागों में भी गहरा हो गया। परिवार बिखर गए, उनके शेड फ्यूचर के सपने टूट गए। कई परिवारों को अपने प्रियजनों से अलग होना पड़ा, और यह दर्द आज भी महसूस किया जाता है। उनकी मातृभूमि के मनमाने बंटवारे ने एक गहरा जख्म छोड़ दिया, एक ऐसा घाव जिसे भरने में कई पीढ़ियां लगेंगी। यह विभाजन उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया, एक ऐसा घाव जिसे भरने में कई पीढ़ियां लगेंगी। यह घाव केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में भी था। इस बंटवारे के साये में दो अलग अलग स्टेट्स उभरे, हर एक अपने रिस्पेक्टिव स्पॉन्सर्स की आइडियोलॉजीज को दर्शाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने अपने अपने रास्ते चुने, हर एक अपने रिस्पेक्टिव स्पॉन्सर्स की आइडियोलॉजीज को दर्शाता है। यह विभाजन आज भी कोरिया के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और उनके भविष्य को आकार देता है। कोरियाई पेनिनसुला पर नाजुक शांति 1950 में टूट गई। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उथल पुथल से उभर रही थी, और कोरियाई प्रायद्वीप पर भी शांति की एक नाजुक परत थी। उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ और चीन के समर्थन से दक्षिण पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और तीव्र था कि दक्षिण कोरिया की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह कोरियाई युद्ध की शुरुआत थी, एक क्रूर कॉन्फ्लिक्ट जिसने पूरे पेनिनसुला को अपनी चपेट में ले लिया और ग्लोबल पावर्स को भी इसमें खींच लिया। युद्ध के मैदान में सैनिकों की बहादुरी और संघर्ष की कहानियां अनगिनत हैं, जो इस युद्ध की क्रूरता को दर्शाती हैं। यह युद्ध कोरियाई लोगों के लिए एक त्रासदी थी, जिसने लाखों लोगों को मार डाला और अनगिनत लोगों को बेघर कर दिया। परिवार बिखर गए और लोग अपने घरों से दूर शरणार्थी बन गए। शहर और कस्बे मलबे में तब्दील हो गए। जमीन युद्ध की बर्बादी से दागदार हो गई। सियोल जैसे प्रमुख शहरों को भीषण बमबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। दक्षिण अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं की मदद से डटकर मुकाबला किया। संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए अपने सैनिकों और संसाधनों को झोंक दिया। युद्ध 3 साल तक चला, एक खूनी स्टेलमेट जो 1953 में एक युद्ध विराम समझौते के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध विराम ने एक अस्थायी शांति स्थापित की, लेकिन स्थायी समाधान नहीं ला सका। हालांकि लड़ाई बंद हो गई, लेकिन दोनों कोरिया बंटे हुए रहे, एक हेविली फोर्टिफाइड डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजी से अलग। डीएमजी एक निरंतर तनाव का प्रतीक बन गया, जो आज भी दोनों देशों के बीच की खाई को दर्शाता है। युद्ध का दक्षिण कोरिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। उद्योग और बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए और देश को पुनर्निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि इसने दृढ़ संकल्प की भावना, राख से फिर से उभरने
और मजबूत बनने की सामूहिक इच्छा शक्ति को भी प्रज्वलित किया। लोगों ने अपने घरों और जीवन को फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किया। युद्ध हालांकि बहुत दुख का काल था, अनजाने में दक्षिण कोरिया के भविष्य के आर्थिक चमत्कार की नींव रखी। इस संघर्ष ने देश को एकजुट किया और उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कोरियाई युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया बर्बाद हो चुका था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, इसके लोग गरीब हो गए थे। फिर भी युद्ध की राख से लचीलापन और फिर से निर्माण करने का अटूट दृढ़ संकल्प उभरा। 1960 का दशक दक्षिण कोरिया के भाग्य में एक टर्निंग पॉइंट था। राष्ट्रपति पार्क चुंग-ही के नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास के एक महत्वाकांक्षी रास्ते पर चलना शुरू किया। पार्क की सरकार ने पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं की एक सीरीज लागू की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर केंद्रित थी। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया, जिससे व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बना। दक्षिण कोरिया के आर्थिक विकास के प्रमुख ड्राइवर्स में से एक चेबल सिस्टम का उदय था। ये बड़े परिवार नियंत्रित कंग्लोमरेट्स थे जैसे सैमसंग, ह्यूंडई और एलजी, जिन्हें सरकारी समर्थन मिला और विभिन्न उद्योगों में तेजी से विस्तार हुआ। जबकि 1970 के दशक में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था फली फूली, लेकिन इसका राजनीतिक परिदृश्य कड़े नियंत्रण में रहा। इस अवधि के दौरान देश ने उल्लेखनीय औद्योगिक विकास देखा, जिसने इसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। सियोल की सड़कों पर चहल पहल और कारखानों में व्यस्तता इस प्रगति का प्रमाण थी। लेकिन इस आर्थिक चमत्कार की एक कीमत थी, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। पार्क चुंग-ही के ऑथोरिटेरियन रूल, हालांकि आर्थिक विकास को चलाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करने वाले छात्रों, श्रमिकों और बुद्धिजीवियों के बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा। पार्क का शासन सख्त और दमनकारी था, जिसने असंतोष को कुचलने के लिए कठोर उपाय अपनाए। इसके बावजूद विरोध की आवाजें दबाई नहीं जा सकी। छात्रों और श्रमिकों ने सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ गई। 1979 में पार्क की हत्या ने देश को राजनीतिक उथल-पुथल में डाल दिया। इस घटना ने दक्षिण कोरिया के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया और एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया। पार्क की हत्या के बाद देश ने शोक मनाया और एक नए नेतृत्व की तलाश शुरू की। इस समय के दौरान राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता ने देश को जकड़ लिया। 1980 के दशक में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों और विद्रोहों की एक लहर देखी गई, जिसका समापन 1987 के जून लोकतंत्र आंदोलन में हुआ। ग्वांगजू विद्रोह जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं ने जनता के गुस्से और लोकतंत्र की मांग को उजागर किया। छात्रों और नागरिकों ने मिलकर एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया और लोकतांत्रिक सुधारों की दिशा में मजबूर किया। इस आंदोलन ने सरकार को लोकतांत्रिक सुधारों के लिए मजबूर किया, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जून लोकतंत्र आंदोलन ने देश में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इस आंदोलन की सफलता ने दक्षिण कोरिया को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद की, जहां नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता सर्वोपरि थे। पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति रोह ताइवू ने 1988 में पदभार ग्रहण किया, जिससे लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत हुई। रोह ताइवू का चुनाव देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दक्षिण कोरिया को एक स्थिर और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस नए युग में नागरिकों ने अपने अधिकारों का आनंद लिया और देश ने एक नई दिशा में प्रगति की। दक्षिण कोरिया का लोकतंत्र में परिवर्तन वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती उपस्थिति के साथ हुआ। देश ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी स्थिति को मजबूत किया और वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। संयुक्त राष्ट्र में इसकी सदस्यता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इसकी भागीदारी ने इसे एक सम्मानित और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। देश ने सोल में 1988 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की, एक प्रतीकात्मक इवेंट जिसने दुनिया के सामने इसकी उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया।
ओलंपिक ने न केवल दक्षिण कोरिया की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को उजागर किया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय गर्व को भी प्रदर्शित किया। इस आयोजन ने दक्षिण कोरिया को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया।